नमस्कार। आधुनिक विचारधाराओं का अध्ययन करने के क्रम में अब हम फेमिनिज्म या नारीवाद का अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये नारीवाद समाज की व्यवस्था में एक पुरातन पृष्ठभूमि के रूप में विद्यमान पुरुषवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया और विरोध का रूप है। सामंती जो मानसिकता है, गुलामी की, शोषण की, श्रम को की कद्र न करने की या श्रम के अवहेलना की, डिग्निटी को अवॉइड करने की, पूर्वाग्रह पर आधारित सामंती सोच के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में नारीवाद आंदोलन के रूप में, एक नवीन विचारधारा के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत है। नारीवाद सामान्यतः वह विचारधारा और आंदोलन है जिसका उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को लैंगिक भेदभाव किए बिना पुरुषों के समान ही अधिकार और स्थान प्रदान किए जाए। इस मान्यता पर आधारित ये जो प्रतिक्रिया और एक प्रकार का सक्रिय प्रवाह है, इसे हम नारीवाद के रूप में जानते हैं। ये नारीवाद शुद्धतः लैंगिक समानता का पक्षधर है। स्त्री और पुरुष के रूप में किसी भी प्रकार के भेद को स्वीकार नहीं करता। पुरुष के समान नारी की समानता, नारी सशक्तिकरण और नारी एकता का आंदोलन जो है वो नारीवाद के रूप में सक्रिय हुआ है। सिमोन डिबोवा की एक किताब 1949 में प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था द सेकंड सेक्स, जिसका मुख्य सिद्धांत है अ वुमन वीक वुमन इज मेड नॉट बॉर्न। कमज़ोर महिला या कमज़ोर स्त्री बनाई जाती है, वो बाई बर्थ जन्मजात कमज़ोर नहीं होती। वुमन या महिला जो है, स्त्री जो है, उसे कमज़ोर बनाने के लिए समाज के अनेक स्तर पर अनेक दबाव आरोपित किए जाते हैं और उनको समाज की व्यवस्था के नाम का आवरण देकर स्थापित किया जाता है। यही दबाव और आवरण जो हैं वो किसी नारी को कमज़ोर बनाते हैं, उसे बेबस बनाते हैं या शक्ति की दृष्टि से उसे लाचार बनाते हैं। बाई बर्थ, जन्म से कोई भी नारी किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं है। ये पहल जो है सामान्यतः नारीवाद की पहल फेमिनिज्म के रूप में पुरुषों के द्वारा की गई है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पुरुष विरोधी आंदोलन, ये आंदोलन जो नारीवाद का जो आंदोलन है, ये पुरुष विरोधी आंदोलन नहीं है, वरन पैतृक समाज और जो मानसिकता है पुरुषवाद के रूप में, उसके विरुद्ध आंदोलन के रूप में इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। पुरुष के विरुद्ध आंदोलन नहीं है, पुरुष की वो मानसिकता जिसके कारण से वो अपने समान स्त्री को या नारी को नहीं समझता, उस मानसिकता के विरुद्ध, पुरुषवाद के विरुद्ध एक पैतृक समाज जो पुरातन और सामंती सोच के साथ स्त्री को एक सीमा और दायरे के अंतर्गत देखता है, उस सोच के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में माना जाना चाहिए। नारीवाद के जो प्रकार और इसके जो रूप हैं, उसमें सबसे पहला रूप है उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। और इसके आधार पर उदारवादी नारीवाद ये मानता है कि नारी का मुख्य कार्यक्षेत्र तो घर है, गृहस्थी का मूल आधार स्तंभ स्त्री है, महिला है, लेकिन इच्छा, आवश्यकता, परिस्थिति और अन्य कारणों से प्रेरित होकर यदि कोई महिला अपने इस मुख्य गृह क्षेत्र को छोड़कर बाहर
छोड़कर यानी उसके साथ साथ जब घर के बाहर भी कोई स्वतंत्र भूमिका निभाने के लिए प्रस्थान करती है तो परिवार, समाज और व्यवस्था के द्वारा जो अनावश्यक हर्डल्स या बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं या इस बाहरी कार्यक्षेत्र में स्त्री को कार्य करने के लिए नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाता है या उसको मजबूर किया जाता है कि वो इस कार्यक्षेत्र में सफलतापूर्वक अपनी योग्यता का मापदंड स्थापित न कर पाए, इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकने का, प्रतिबंधित करने का एक प्रयास जागरूकता के रूप में नारीवाद के माध्यम से होता है। यानी मुख्य कार्यक्षेत्र गृह क्षेत्र है, घर, और यदि परिस्थितियों से प्रभावित होकर स्त्री बाहर कार्यक्षेत्र को चुनती है तो समाज और व्यवस्था द्वारा इसे पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए। J.S. मिल कहते हैं कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर और आत्मा पर प्रत्येक व्यक्ति संप्रभु है। हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, इसका निर्धारण कोई दूसरा पक्ष नहीं करेगा। हर व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी आत्मा पर संप्रभु है। और ये बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं की गई है। मिल जो है वो इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व को शामिल करता है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों। दूसरा नारीवाद का रूप या इसका प्रकार जो है वो है मार्क्सवादी नारीवाद। मार्क्सवादी सोच के आधार पर मार्क्स के अनुसार नारी के शोषण के दो मुख्य कारण हैं। पहला पैतृक सत्ता और दूसरा निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। पैतृक सत्ता क्योंकि पुरुष के नाम से संचालित हो रही है इसलिए इसमें नारी की उपेक्षा होती है, और दूसरा जो निजी संपत्ति और उत्पादन के क्षेत्र में निजी स्वामित्व है, इसके कारण से नारी के श्रम का उपयोग मूल्य तो होता है लेकिन उसका जो विनिमय मूल्य है उसका निर्धारण नहीं होता। उसका जो उसकी वास्तविक गरिमा है श्रम की, उस गरिमा के आधार पर उसको प्रतिदान जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो इन्हें हटाने के लिए मार्क्स ने राज्य के निजी संपत्ति वाला, निजी स्वामित्व वाला जो आधार है उसे खत्म करके पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति का समर्थन किया है। तीसरा उग्र नारीवाद है, रेडिकल फेमिनिज्म। ये उग्र नारीवाद ये मानता है कि विवाह या पारिवारिक संस्था या सामाजिक दायित्व, इन उपकरणों के माध्यम से पुरुष प्रधान समाज अपने आप को पोषित करता है, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, और उसका परिणाम ये होता है कि अनावश्यक रूप से अपने आप को पोषित करने के कारण जो स्त्री वर्ग है, महिलाएं हैं, उनकी उपेक्षा होती है। उग्र नारीवाद ये मानता है कि जैविक परिवार की अवधारणा को यदि समाप्त कर दिया जाए तो नारीवाद की स्थापना हो सकती है। परिवार का जैविक आधार महिलाओं को घर की चार दीवारी से भावनात्मक रूप में और भौतिक रूप में अटूट रूप से संलग्न करता है, और यहीं से उनके शोषण की शुरुआत भी हो जाती है क्योंकि समाज का पैटर्न जो है वो पुरुष प्रधान ही रहता है। इसलिए रेडिकल फेमिनिज्म ये मानता है कि यदि जैविक परिवार की अवधारणा को समाप्त ही कर दिया जाए तो फिर स्त्रियों को स्वतंत्रता दी जा सकती है। ये एक प्रकार की आक्रोशपूर्ण अतिरंजना है। रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो आक्रोशपूर्ण अतिरंजना है, एक प्रकार से बहुत बदला लेने की भावना की इसको समाप्त करके जो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, चाहे वो फैमिली यूनिट के रूप में हो या समाज और अन्य रूपों में हो, उनकी समाप्ति की कीमत पर भी नारी को स्वतंत्र किया जाए। इस तरह की आक्रोशपूर्ण अतिरंजना की अभिव्यक्ति जो है वो इस रेडिकल फेमिनिज्म में होती है।
ये 3 मुख्य प्रकार हैं नारीवाद के। इसके आधार पर यदि हम सार रूप में देखें तो तीनों प्रकारों में मार्क्सवादी नारीवाद या रेडिकल फेमिनिज्म, उग्रवादी नारीवाद या उदारवादी, तो इसमें उदारवादी नारीवाद ही सामान्य रूप से स्वीकृत स्थिति है, जिसे मूलभूत ढांचे को संशोधित करके सोच में, मान्यता में थोड़ा सा बदलाव लाकर और प्रकृति की जो स्वाभाविकता है उसे बनाए रखने का प्रयत्न किया जा सकता है। नारीवाद के लक्षण और इसकी जो व्याख्या है उसके आधार पर हम देखें तो इसका पहला आयाम है नारीवाद और परिवार। परिवार का मूल आधार पुरुष के प्रति स्त्री का समर्पण नहीं होता, बल्कि पुरुष और स्त्री दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण और समानता का भाव होना चाहिए। नारीवाद परिवार को समाप्त करने का विकल्प नहीं है, मांग नहीं है। नारीवाद में मूल मान्यता ये है, मूल इसका लक्षण ये है कि परिवार का जो आधार है वो पुरुष है और पुरुष के प्रति स्त्री का समर्पण होना चाहिए। इस तरह का एक भाव समाज में स्थापित किया गया है जो गलत है। परिवार का मूल आधार पुरुष के प्रति स्त्री का समर्पण नहीं है, बल्कि पुरुष और स्त्री दोनों का परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पण और समानता और सम्मान का भाव जो है वो परिवार के लिए नितांत अपरिहार्य है। इस तरह का एक बदला हुआ विचार जो है वो समाज में स्थापित किया जाना चाहिए। विवाह और परिवार जो है वो नारी के लिए केवल उसी सीमा तक आवश्यक है जिस सीमा तक वो पुरुष के लिए आवश्यक है। पुरुष के लिए विवाह और परिवार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी स्त्री के लिए है। ऐसा नहीं है कि विवाह और परिवार सिर्फ स्त्रियों के लिए जरूरी है और पुरुष जो है वो विवाह और परिवार जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण कहना चाहिए व्यवस्थाओं से अपने आप को मुक्त कर सकता है या अपने आप को अपनी इच्छानुसार स्वेच्छाचारिता से संचालित कर सकता है। ये गलत है। नारीवाद इस बात को मानता है कि विवाह और परिवार स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान जिम्मेदारी का, समान उत्तरदायित्व का आभास देने वाली व्यवस्थाएं हैं। समाज को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मान्यताएं जबरदस्ती और अपने विश्वास नारी पर थोपे। जितनी स्वतंत्रता पुरुष को है कि वो इन अवधारणाओं और मान्यताओं को अपनी इच्छानुरूप अपनाए या अस्वीकार करे, वैसा ही एक आधार स्वतंत्रता का स्त्रियों को या नारी को भी प्रदान किया जाए। दूसरा इसका आयाम है नारीवाद और सामाजिक जीवन या कार्य व्यवहार के जो विविध क्षेत्र हैं। इसमें एक बहुत सामान्य सी बात है कि योग्यता और क्षमता की दृष्टि से नारी किसी भी रूप में पुरुष से कम श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, जहाँ तक फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती है, शक्ति की बात आती है, शारीरिक क्षमता की, वहाँ जरूर अंतर है, वो प्रकृति प्रदत्त है। अन्यथा योग्यता और क्षमता की दृष्टि से नारी किसी भी रूप में पुरुष से कमजोर नहीं है या उससे कम श्रेष्ठ नहीं है। यदि नारी के लिए, स्त्रियों के लिए आवश्यक शिक्षा, ज्ञान और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तो इस प्रकार का ज्ञान और योग्यता और प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रतियोगी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के समान ही अपने आप को स्थापित करके, प्रूव करके और अधिकार युक्त स्थिति को प्राप्त करने में स्त्रियां भी पूर्णतः सक्षम हैं। तो उनकी योग्यता और क्षमता को नज़रअंदाज न किया जाए, उसका कम आकलन न किया जाए, बल्कि उनको समान मानते हुए समान अवसर प्रदान किए जाए। इसके अतिरिक्त एक और आयाम है नारीवाद और राजनीति का। राजनीति में महिलाओं की सुरक्षित, पहले ये समझा जाता था कि महिलाओं का जो कार्यक्षेत्र है वो घर है, घर के अलावा, घर गृहस्थी के अलावा उन्हें बाहरी कार्यक्षेत्र में दखल करने का कोई अधिकार और आवश्यकता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब ये सोच बल पकड़ने लगी कि स्त्रियां भी समान योग्य हैं, समान सक्षम हैं, कुछ क्षेत्रों में तो पुरुषों से ज़्यादा बेहतर कार्य करके अपने आप को प्रूव कर सकती हैं,
तो इस संभावना के साथ नारीवाद और राजनीति के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया और ये समझा जाने लगा कि राजनीति जो पुरुषों के लिए एक प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र माना जाता है, उसमें महिलाओं की भी सुरक्षित भागीदारी हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो पुरुष की तुलना में अधिक भावों और मूल्यों की अधिक अच्छी परख होने के कारण अधिक कुशलता और क्षमता से राजनीति का संचालन कर सकती हैं। और यही कारण है कि अब कई राजनीतिक व्यवस्थाओं में नारीवाद और राजनीति का सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही कुछ प्रतिनिधित्व की सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए सुरक्षित और आरक्षित की जाती हैं। इसी प्रकार नारी एकता और नारी नारी सहयोग का भी एक आयाम है, जिसका एक सार जो है वो ये है कि नारीवाद के लिए एक संगठित एकता का होना, जिसमें स्त्रियां परस्पर एक दूसरे के साथ सहानुभूति, ये जो व्यवस्था है, नारीवाद का जो आंदोलन है, ये सिर्फ मानसिकता के विरुद्ध आंदोलन है। वो मानसिकता जो समकक्ष नहीं मानती, जो लैंगिक भेद को स्थापित करती है, जो सामंती सोच पर आधारित है, उस मानसिकता के विरुद्ध आंदोलन है। इस मानसिकता की गिरफ्त में यदि पुरुष है तो उसके विरुद्ध आंदोलन है, उसकी सोच के विरुद्ध आंदोलन है, और इस मानसिकता की गिरफ्त में यदि महिला वर्ग और उसकी मानसिकता है तो उसके विरुद्ध भी आंदोलन है। इसके लिए महिलाओं को सुरक्षित रूप से संगठित और एकता युक्त आधार पर नारीवाद की स्थापना के लिए प्रयत्न करना है। तो लक्षण नारीवाद का ये स्थापित होता है, प्रकट होता है कि नारी जो है वो नारीवाद के रूप में अपने आप को संगठित एकता की तरह के रूप में, उसके विविध आयामों के रूप में विभिन्न संगठनों और इकाइयों के माध्यम से अपने आंदोलन और अपनी प्रवृत्ति को अग्रसर करते हैं या उसको प्रत्यक्ष करते हैं। नारीवाद और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कानून निर्माण और प्रशासन जो है वो इसका एक और आयाम है, जिसमें जो मुख्य मांगे और जो स्वरूप हैं जिस तरह से सामने आते हैं, उनमें जैसे संतान की पहचान मुख्यतः पिता के नाम से होती है। नारीवाद का प्रभाव जब आता है तो उसके बाद संतान की पहचान माता और पिता दोनों से होनी चाहिए। भ्रूण हत्या निषेध होना चाहिए। कन्या भ्रूण को असुरक्षित रखने का जो एक मानसिकता है उसे समाप्त करना चाहिए। यौन अपराधी को प्रॉपर दंडित किया जाए। नारी स्वयं को अपमानित और असुरक्षित ना समझे। इस तरह के कानून जो हैं और इस तरह की व्यवस्थाएं नारीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप अभिव्यक्त होती है। अब है एक बात कि नारीवाद के प्रसंग में समाज की भूमिका और उसका स्तर क्या रहता है। नारी की वर्तमान स्थिति जो है वो समाजीकरण का ही परिणाम है, क्योंकि समाज की समस्त सोच और भेदभावपूर्ण व्यवहार ही एक प्रकार से स्त्रियों को दलित और शोषित और इस प्रकार की स्थितियों में डालता है। इसलिए समाजीकरण का परिणाम नारी की वर्तमान स्थिति माना जा सकता है। और समाज में जैसे बदलाव आएगा, समाज की सोच में बदलाव आएगा और उसे और त्वरित करने के लिए नारीवाद एक आंदोलन के रूप में अभिव्यक्त होता है। परिवार में पुत्र और पुत्री के पोषण में उनको दी जाने वाली फैसिलिटीज़ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। विवाह और जीवन साथी के चयन की प्रक्रिया में महिलाओं की भी बराबर भूमिका और उनकी पसंद नापसंद को रिस्पेक्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए। महिला शिक्षा के सार्थक और सशक्त व्यापक प्रयास किए जाएं, क्योंकि शिक्षा एक प्रकार से चेतना के स्तर को मजबूत करता है, जागृत करता है, और शिक्षित समाज में इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता वाली प्रवृत्तियाँ और व्यवहार बहुत लंबे समय तक ठहरते नहीं हैं।
इसलिए शिक्षा का सशक्त और सार्थक प्रयास किया जाए। इसी प्रकार जो एक विशेष वर्ग जैसे परित्यक्ता, विधवा या दलित वर्ग की महिलाएं, इनके प्रति सोच का और तिरस्कार का एक जो परंपरागत स्वभाव समाज में देखा जाता है, उसमें बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर शिक्षा से शिक्षित होकर नारी अपने आप को आत्महीनता का भाव छोड़कर पूर्ण आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की सुदृढ़ अनुभूति से संपूरित करे, उसके लिए पूरे समाज का योगदान और समाज की रीति नीति में बदलाव भी बहुत जरूरी है। अब निष्कर्ष, नारीवाद के निष्कर्ष के रूप में हम ये मान सकते हैं कि नारी जागरण से राष्ट्र, समाज और मानवता तीनों पक्ष संतुलित और सुरक्षित रहते हैं और साथ ही साथ राष्ट्र, समाज और मानवता के उत्थान का या विकास का और उसके कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए नारीवाद मूलतः एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। ये सोचकर इसको हम सिर्फ समाज की एक रीति नीति, प्रक्रिया या समाज की एक इकाई से न जोड़ें। डेविड जेरी और जूलिया जेरी, इन्होंने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में एक बात स्पष्ट की है कि ये एक सामान्य विश्वास है कि संपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों की परिणति महिलाओं की मुक्ति में हो सकती है। वर्तमान समय में नारीवाद एक जीवंत एवं परिलक्षित सामाजिक आंदोलन है। सांस्कृतिक रचनात्मकता के क्षेत्र में विशेष रूप से सफल। इसका मतलब है कि महिलाओं की मुक्ति के लिए के बिना उनको एक शोषित वर्ग की स्थिति से उबारे बिना सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, राष्ट्रीय अवधारणा या मानवीय मूल्य कुछ भी सुरक्षित नहीं है। अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनका भी जो कथन है नारीवाद की दृष्टि से बहुत अलार्मिंग और बहुत कहना चाहिए चिंतन करने योग्य है। स्त्री पुरुष विषमता केवल एक सामाजिक विफलता नहीं है, यह अन्य अनेक सामाजिक विफलताओं की जन्मदायिनी भी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी के दमन से केवल महिलाओं पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे पूरा समाज आहत होता है, पूरा समाज नकारात्मक रूप में प्रभावित होता है। नारी विमुक्ति केवल नारीवादी मुद्दा नहीं है। अमर्त्य सेन के अनुसार ये तो सामाजिक प्रगति का एक अभिन्न अंग है। इसलिए एक महिला के प्रति, महिलाओं के एक वर्ग के प्रति, कुछ महिलाओं के प्रति या समस्त महिलाओं के प्रति जो भी नकारात्मक सोच या दमनपूर्ण नीति या भेदभावपूर्ण सामंती सोच कार्य करती है, तो इस कार्य का दुष्परिणाम सिर्फ महिला को नहीं, एक महिला या प्रताड़ित महिलाओं को नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को होता है। क्योंकि सृष्टि में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक सभी आयाम समाहित हैं। प्रकृति में पोषण का जो तत्व है वो महिलाओं के व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए लाभ का एक बहुत अत्यधिक उपयोगी आयाम है। और जब मनोबल को तोड़ने के लिए स्त्रियों की मानसिकता को, उनकी योग्यता को, उनकी क्षमता को, उनके गुणों को, उनके मानवीय मूल्यों को नकारने की सोच समाज में डेवलप हो जाती है, तो ऐसा समाज चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन वो विकास की अंतिम परिणति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद।